हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक कुमार वर्मा और आज हम लोग करने जा रहे हैं प्रश्न। इस प्रश्न का नाम है चंद्रगुप्त प्रथम की उपलब्धियों का वर्णन करें। चंद्रगुप्त प्रथम की उपलब्धियों का वर्णन करें। तो इस क्वेश्चन को लिखने के लिए सबसे पहले हम लोग को इंट्रो लिखना पड़ेगा। इंट्रो के बाद मिडिल पॉइंट लिखना पड़ेगा और लास्ट में कंक्लूजन लिखना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं आपको इस क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखना है। इस क्वेश्चन को मैंने जिस तरह से लिखा है उस तरह से अगर आप लिखेंगे तो पूरा में से पूरा मार्क्स मिल जाएगा। तो सबसे पहले लिखना है, इंट्रो दे रहे हैं, चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त वंश के सबसे महत्वपूर्ण और शक्तिशाली शासकों में से एक थे। चंद्रगुप्त प्रथम जो थे वो सबसे महत्वपूर्ण और शक्तिशाली शासकों में से एक थे। ठीक है, इन्हें गुप्त साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक का स्थान दिया जाता है। जो रियल में जो संस्थापक है उसका नाम में से इसका नाम दिया जाता है चंद्रगुप्त प्रथम का, क्योंकि इनके शासन में गुप्त राज्य पहली बार एक छोटे जनपद से क्या हो गया, बढ़कर विशाल और संगठित साम्राज्य बना। मतलब जो चंद्रगुप्त प्रथम था तो चंद्रगुप्त प्रथम के समय ही एक छोटे से जनपद बढ़कर विशाल और संगठित बना। तो पहले छोटे छोटे जनपद होते थे, उसको राजा जीतता था और राजा जीत के बड़ा करता था और महाजनपद बन जाता था। तो उसी तरह उसने यानी कि चंद्रगुप्त प्रथम ने एक बड़ा साम्राज्य किया था। ठीक है, उनके समय में गुप्त युग की असली नींव रखी गई और उन्हीं के समय गुप्त युग की नींव रखी गई, जो आगे चलकर भारत का स्वर्ण युग बना। और वही आगे चलकर भारत का स्वर्ण युग बना। तो भारत का स्वर्ण युग बना चंद्रगुप्त प्रथम। यहाँ से एक नंबर का भी क्वेश्चन बन सकता है कि स्वर्ण युग किस काल का है, तो गुप्त काल का है या फिर चंद्रगुप्त प्रथम के समय बना था। इस तरह क्वेश्चन आ सकता है। तो सबसे पहले हम लोग इंट्रो लिख चुके हैं। अब हम लोग को जैसे कि क्वेश्चन में पूछा है चंद्रगुप्त प्रथम की उपलब्धियों का वर्णन करें। किसका? उपलब्धियों का वर्णन करें। तो उपलब्धियों को तो लिखना पड़ेगा, तो अब लिखते हैं हम लोग उपलब्धियों को। तो सबसे पहले यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है, लिखना है चंद्रगुप्त प्रथम की मुख्य उपलब्धियाँ। चंद्रगुप्त प्रथम की मुख्य उपलब्धियाँ। उसके बाद आपको अंडरलाइन करके इस तरह डैश दे देना है। अंडरलाइन करके यहाँ पर इस तरह डैश दे देना, जो कि मैंने नहीं दिया, आपको दे देना है। ठीक है, उसके बाद पहला पॉइंट लिखना है, एक विशाल और संगठित साम्राज्य की स्थापना। तो एक विशाल और संगठित राज्य की स्थापना करके लिखना है, जिसको मैं डिटेल में बताऊंगा। अभी कौन सा मुख्य पॉइंट हमने लिखा है उसको देख लीजिए। उसके बाद सेकंड पॉइंट है लिच्छवी राजकुमारी से विवाह। लिच्छवी राजकुमारी से विवाह भी हुआ था चंद्रगुप्त प्रथम का। फिर महाराजाधिराज की उपाधि धारण। महाराजाधिराज की उपाधि धारण भी इन्होंने ही किया था। सुव्यवस्थित शासन व्यवस्था। तो शासन व्यवस्था जो बहुत बढ़िया था उसके बारे में भी चर्चा करना पड़ेगा। उसके बाद चौथा पॉइंट है, मतलब पांचवा पॉइंट है, गुप्त काल की स्वर्णिम युग की शुरुआत। मतलब गुप्त काल की स्वर्णिम युग, जो कि लास्ट पॉइंट में हम लोग बता चुके थे यही क्वेश्चन में, और स्वर्णिम युग के बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग हेडलाइनिंग में डाले हैं पहला पॉइंट को। तो पहला पॉइंट से शुरुआत की, तो पहला पॉइंट से हम लोग स्टार्ट यहाँ करें। सबसे पहले आपको क्या करना है, जब पहले लिखना है एक विशाल और संगठित साम्राज्य की स्थापना। उसके बाद इस तरह अंडरलाइन करके आपको डैश दे देना है और एक लाइन छोड़ के उसके बाद आपको लिखना है। सब पहला पॉइंट में लिखाएगा, चंद्रगुप्त प्रथम ने अपने राज्य का तेजी से विस्तार किया। मतलब तेजी से बढ़ाया अपने राज्य को। पहले गंगा के मैदान भाग में उनका शासन फैला। पहले गंगा के क्षेत्र में फैला और फिर उन्होंने कई छोटे छोटे राजाओं को पराजित कर अपने साम्राज्य में शामिल किया। पहले राजा को हरा देने के बाद उसका साम्राज्य जो जीता उसका हो जाता था। तो सबसे पहले क्या किया, गंगा मैदान भाग में उनका शासन फैला, फिर छोटे छोटे राजाओं को हरा के अपना साम्राज्य में शामिल किया। ठीक है, उसके बाद आगे क्या है, उनके शासन का विस्तार मगध,
प्रयाग, कौशाम्बी और पटना जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों तक पहुंच गया। मतलब कि उनके जो शासन काल था, जब वो राजा मतलब जब शासन करते थे, तब उसका विस्तार जो था वो मगध में भी था, प्रयाग में भी था, कौशाम्बी और पटना जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र तक भी फैल चुका था। अब आपको दूसरा पॉइंट डालना है, लिच्छवी राजकुमारी से विवाह, फिर अंडरलाइन करके डैश देना है और इसमें पॉइंट लिख के हम लोग दिए हैं, पॉइंट में लिखे हैं, ठीक है। तो पॉइंट भी में भी आप लिख सकते हैं, आपको जैसे लिखना वैसे लिख सकते हैं। तो सबसे पहले ए नंबर पॉइंट में लिखना है, चंद्रगुप्त प्रथम की सबसे उल्लेखनीय उपलब्धियों में से एक विवाह थी, लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह। मतलब लिच्छवी राजकुमारी से जो विवाह किया था उसका उल्लेखनीय उपलब्धियां में से एक थी, मतलब सबसे उल्लेखनीय उपलब्धियों में से एक था जो लिच्छवी राजकुमारी से उन्होंने विवाह किया था। दूसरा पॉइंट है यह विवाह केवल संबंध नहीं था, ये जो विवाह था केवल संबंध यानी कि रिश्ता नहीं था, बल्कि एक राजनीतिक गठबंधन था, जुड़ने का गठबंधन था राजनीतिक रूप से, जिससे उन्हें शक्तिशाली लिच्छवी साम्राज्य का समर्थन मिला। अब वो है जो लिच्छवी जो लड़की जो राजकुमारी थी कुमार देवी, वो लिच्छवी साम्राज्य से थी, तो वो बात फिक्स है कि आप जहाँ से शादी करेंगे वहाँ से आपको समर्थन मिलेगा। तो इसके वजह से लिच्छवी साम्राज्य से भी उसको समर्थन मिलता था, ठीक है। उसके बाद सैन्य शक्ति बढ़ी और उनकी प्रतिष्ठा चारों ओर फैली, और जिस कारण उसको चारों ओर लोग जानने लगे। अब तीसरा पॉइंट में लिखना है, सी पॉइंट में, यह विवाह गुप्त वंश के उत्थान का एक महत्वपूर्ण कारण माना जाता है, उत्थान के लिए जो है बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। अब पॉइंट मतलब तीसरा नंबर का है, ठीक है। महाधिराज की उपाधि धारण, महाराज की उपाधि धारण, उसको भी अंडरलाइन करके आपको डैश देना है। उन्होंने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की, जिसका अर्थ है राजाओं का राजा। जो हम लोग उतना देर से बोल रहे हैं महाधिराजा राज, इसका मतलब क्या है? राजाओं का राजा। इसका मतलब क्या है? राजाओं का राजा। ये उपाधि धारण किया था किसने? चंद्रगुप्त प्रथम ने। यह दर्शाता है कि उन्होंने अपने समय में कई राजाओं को अधीन किया, मतलब कई राजाओं को अपने अंडर में लिया और अपने अधिकार में एक बड़ा साम्राज्य स्थापित किया और एक बड़कांग साम्राज्य को बनाया। पॉइंट नंबर 4, सुव्यवस्थित शासन व्यवस्था, मतलब बढ़िया रूप से शासन व्यवस्था होता है ना, सुव्यवस्थित लिखना, उसके बाद अंडरलाइन करके डैश देना है। और ए नंबर पॉइंट में लिखा है, चंद्रगुप्त प्रथम के काल में प्रशासन बहुत व्यवस्थित था। राजा न्यायिक प्रिय, कर व्यवस्था सरल थी। मतलब जो राजा, देखो चंद्रगुप्त प्रथम के काल में है ना, प्रशासन व्यवस्था बहुत व्यवस्थित था, बहुत अच्छा था, बहुत अच्छी तरीके से चलता था। राजा न्यायप्रिय था, मतलब कानून के लिए सबसे फेवरेट था। ऐसे सबको विश्वास था कि राजा बढ़िया है, मतलब सबके लिए प्रिय थे और न्यायप्रिय भी थे कानून व्यवस्था में भी। कर व्यवस्था सरल थी, कर जो है टैक्स वाला, वो भी व्यवस्था सरल थी, मतलब सिंपल थी। बी नंबर पॉइंट में है, व्यापार और कृषि को बढ़ावा मिलता था। और उस समय क्या मिलता था? जैसे सुव्यवस्थित शासन व्यवस्था में, ये भी हम लोग आंसर में पॉइंट में लिख सकते हैं, व्यापार और कृषि को बढ़ावा मिलता था, जो कि सही है। इन सुधारों ने गुप्त शासन को मजबूत और अस्थायी बना दिया, और ये सब के वजह से जो गुप्त शासन को मजबूत और अस्थायी बना दिया, ठीक है। अब पॉइंट नंबर 5, गुप्त काल के स्वर्णिम युग की शुरुआत, मतलब कि जैसे कि चंद्रगुप्त मौर्य, वो तो बहुत पहले का है। चंद्रगुप्त प्रथम का जैसे काल आया, उस समय
गुप्त काल के स्वर्णिम युग की शुरुआत हो चुकी थी। और इसको भी हम लोग टैग मारे, मतलब पॉइंट कर दिए, ठीक है। इसको भी अंडरलाइन करके डैश दे दिए। उसके बाद इसमें लिखना है चंद्रगुप्त प्रथम के समय से ही गुप्त युग का स्वर्णिम काल आरंभ माना जाता है। मतलब चंद्रगुप्त प्रथम के समय से ही गुप्त युग का स्वर्णिम काल आरंभ माना जाता है। उनके पुत्र समुद्रगुप्त ने आगे जाकर साम्राज्य को विस्तृत किया, लेकिन इस महान युग की नींव चंद्रगुप्त प्रथम ने ही रखी थी। मतलब कि मानते हैं उसका बेटा समुद्रगुप्त ने आगे जाकर साम्राज्य को बहुत बड़ा किया, दक्षिण भारत में भी फैला दिए थे इसके बेटे समुद्रगुप्त ने, लेकिन इस महान युग की नींव जो है, इसका शुरुआत जो है वो तो चंद्रगुप्त प्रथम ने ही रखी थी। अब लास्ट में निष्कर्ष लिखना है, कंक्लूजन लिखना है। जैसे कि हमने बता दिया आगे ही, कंक्लूजन लिखेंगे ना तो आपको 2 नंबर एक्स्ट्रा मिलता है। आप कंक्लूजन अगर नहीं लिखेंगे तो भी आपको नंबर तो मिलेगा, लेकिन ज़्यादा नंबर मिलने की संभावना नहीं रहेगी। इसीलिए आपको कंक्लूजन भी लिखना है। चंद्रगुप्त प्रथम एक सूरदर्शी और सक्षम शासक थे। मतलब चंद्रगुप्त प्रथम जो थे सूरदर्शी और सक्षम शासक थे। उसके राजनीतिक गठबंधन, सैन्य विस्तार और सुव्यवस्थित शासन ने गुप्त साम्राज्य को मजबूत बनाया। उन्हीं की उपलब्धियों के कारण गुप्त वंश भारतीय इतिहास के सबसे उज्जवल कालों में से शामिल हुआ। इस प्रकार चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त वंश के वास्तविक निर्माता और भारत के महान शासकों में से एक माने जाते हैं। महान शासकों में से एक माना जाता है। तो आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको ऐसा ही अगर वीडियो चाहिए कि सेमेस्टर 1 के बारे में, तो आप सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 2 जितना भी सेमेस्टर है बीए करने में आपको बहुत हेल्प मिलेगा। आप मेरे साथ अगर जुड़े रहना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पूरा देखें ताकि आपको नंबर कम ना मिले। इस तरह का आप अगर आंसर लिख देंगे ना तो आपको नंबर नहीं कटेगा, ये मेरा गारंटी है। आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।